हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम के सेक्शन बी के क्वेश्चन का सलूशन। इस वीडियो में जो सेट लिया है वो है सेट 3। ठीक है, सेट 3 में जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन मजाक नहीं थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, काफी हार्ड क्वेश्चन थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 19, ये एक अच्छा खासा लेवल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जो नॉर्मल पढ़ के गिराएगा कि ऐसे बनता है रे डायग्राम, वैसे बनता है, ठीक है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझता नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, फिर कितना भी रे डायग्राम बना लो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, किरचॉफ लॉ जो बोलते हो ना कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप इज जीरो, इसके अकॉर्डिंग इतना चलोगे हो नहीं पाएगा। आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस किस पॉइंट पर कैसे ड्रॉप होता है, जो कि लास्ट वाले वीडियो में किरचॉफ लॉ में मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे आपको कैलकुलेट करना है। आप कह रहे हैं वहां से क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वहां से नहीं आया, कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, कॉन्सेप्ट समझिए। जो भी क्वेश्चन आया, जैसे ये क्वेश्चन काफी टफ था, चैट जीपीटी तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया है। अलग अलग तरह से चैट जीपीटी आंसर दे रहा है, कभी दे रहा है जीरो, कभी दे रहा है वी, कभी दे रहा है V/3, इनके इनके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताऊंगा कैसे होता है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको उस टाइम किरचॉफ लॉ पढ़ाते टाइम जो आपको मैं जिस पीडीएफ से आपको करा रहा था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इस टाइप का था। बस बाय डिफॉल्ट या बाय लक वो क्वेश्चन में स्किप कर दिया, नहीं देखा, मैं सोचा अदर क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए, आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया था, है ना, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, और ऊपर मैं ये क्वेश्चन देख रहा था, मैं ये क्वेश्चन स्किप करा दिया, हमने कहा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछना, इजी है, उतना हो जाएगा आराम से। लेकिन जो क्वेश्चन ये पूछा गया था कुछ इसी टाइप का ही, तो बोर्ड में ही आया हुआ है 2 नंबर में क्वेश्चन। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, ये बैटरी लगी इस तरह से, फिर ये बैटरी लगी इस तरह से, ठीक है, अपोजिट पोलरिटी में कनेक्टेड है। और जब बैटरी कभी जब ईएमएफ जिनका इस तरह से सेम क्या कहते हैं पोलरिटी में कनेक्टेड होता है ना, तो इनका जो ईएमएफ होगा वो इक्विवेलेंट ईएमएफ सेम हो जाएगा। जैसे ये ई तो ये ई तो इनका भी ई हो जाता है। लेकिन अगर अगर इनका लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है ना, जैसे इसका 2E कर दे, इसका ई कर दे, तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इन लगभग ये डिटरमाइन नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे ये कंसेप्ट है आप जो कि जो है सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो पूछ लिया गया कि इसका मैग्नीट्यूड ई दे दिया गया, एक का मैग्नीट्यूड 2E दे दिया गया। ऐसा नहीं देना चाहिए था, जब या तो फिर ऐसा आप टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन करो। तो चलिए जल्दी से पहले देखते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्टेज, वही जिसे हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इट ऑपरेट एट द पॉइंट बाय कनेक्टिंग द डायोड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ V वोल्ट एंड रजिस्टर ऑफ 1000 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन द करंट ड्रॉन इज 15 मिली एम्पियर। जब उससे करंट है फिलहाल जब डायोड से ड्रॉ हो रही होगी, तो डायोड एक कंडक्टिंग डायोड की तरह काम करेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर डायोड के नी वोल्टेज के साथ नहीं गिवन है, डायोड का रेजिस्टेंस क्या है, तो लगभग जीरो मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सिंपली दिख रहा है कि 15 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 1000 ओम का रजिस्टर है, तो हम तुरंत हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। इस तरह से कुछ सर्किट है, तो हम लोग यहाँ V इक्वल टू निकाल देंगे, जो कि हो जाएगा I इंटू आर। ठीक है, I कितना है, I है 15, और R कितना है, R है 1000। ठीक, और ये मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 15 वोल्ट लगा हुआ है। स्टार्टिंग में क्या था कि जब यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा होगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो जैसे ही ये एक्चुअल में जो डायोड है ना, यहाँ पे ये अपने आप में यहाँ पे पोटेंशियल बना लेगा। कितना बनाएगा, वो बना लेगा यहाँ पे 0.7 उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे ही बैटरी इसको 0.7 देगी, तुरंत इसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर एक नॉर्मल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। और क्या होगा कि इस सर्किट में सिंपली लगा हुआ है, सिर्फ समझिए एक रजिस्टर, ये 1000 ओम का, यहाँ से 15 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो V इक्वल टू आई आर से आप V कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 0.7 ये कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाएगा इसमें, बस जैसे ही बैटरी 0.7 से ज्यादा वोल्टेज जैसे ही देगी इसको, तो डायोड एक नॉर्मल कंडक्टिंग वायर की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ये है इसका कंसेप्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 18। 18 में कह रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। इसमें कह रहे हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट विथ विथ ऑफ वन ऑफ फ्रिज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज 0.2 एंगस्ट्रॉम। 0.2 एंगस्ट्रॉम जानते हैं क्या गिवन है? 0.2 एंगस्ट्रॉम इन्होंने बेसिकली एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे दी है, थीटा इज इक्वल टू 0.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और मैं कई बार आपको जब ये फ्रिंज विड्थ पढ़ाता था तो बताता था कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ द टू स्लिट्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसमें थीटा इज इक्वल टू गिवन है 0.2
एंगस्ट्रॉम। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 0.2 इंटू पाई बाई 180 लगा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 0.0034 रेडियन लगभग। ठीक, तो ये थीटा मिल गया। तो कई बार मैंने आप लोग को बताया है कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है लैम्डा बाई डी। कैसे निकाल दिया कि जैसे मैंने यहाँ पे ये बता, सपोज कर यहाँ पे ब्राइट या डार्क कोई भी बन रही होगी फ्रिंज, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। कैसे निकालते हैं, ये तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हो गई डी। यहाँ पे ये हो गई पोजीशन ऑफ एनएथ डार्क या एनएथ ब्राइट। तो हम लोग जानते हैं ना, एनएथ डार्क या ब्राइट का जो कंडीशन होता है वो होता है वाई एन इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, एन डी लैम्डा बाई डी, एन डी लैम्डा बाई डी, है ना। एन डी लैम्डा बाई डी होती है ना, मतलब फ्रिंज बिट अगर निकालेंगे तो फ्रिंज बिट क्या होती है, डी लैम्डा बाई डी, है ना। यही बता रहा था मैं। ये जो, तो यहाँ से अगर हम जो है फॉर फर्स्ट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट या फर्स्ट डार्क के लिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए से कंडीशन लिए तो मैं एन बराबर 1 कर दूंगा, तो ये मिलेगा वाई इजगल टू डी लैम्डा बाई डी, है ना। तो देखिए, हम लोग जानते हैं ये थीटा अगर निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। दिस इज आर्क जो कि है वाई एन, और ये डिस्टेंस डी, है ना, ये होता है। तो यहाँ से वाई एन बाई डी अगर हम लोग निकालेंगे तो वाई बाई डी इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाई डी, और इसी को बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा बाई डी। कई बार मैंने बताया है, जितने भी क्वेश्चंस कराए थे ऑब्जेक्टिव से बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 2 नंबर में आ गया था, आप कर सकते थे अगर फॉर्मूला आपको याद था, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। इस क्वेश्चन पेपर तो बता रहे हैं टफ पूछा ही गया, मजाक लेवल का क्वेश्चन नहीं आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू है 500 नैनोमीटर, हो जाएगा 10⁻⁹मीटर। और डी इज इक्वल टू पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई थीटा। लैम्डा है 500, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, लगभग 10⁻⁻⁴ ऑर्डर में हम लोग को मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन आई टेल यू, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफी एक स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मान के चलिए 90% जो क्लास 12 के स्टूडेंट है वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले देख समझिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि लाइट बीम कन्वर्ज एट अ पॉइंट ओ। एक लाइट बीम जैसे ऐसे आ रही है लाइट बीम, ठीक है, तो ये ओ पॉइंट पर कन्वर्ज होनी थी। ठीक, उसके बाद क्या क्या इन्होंने कि इस कन्वर्ज होने से 10 सेंटीमीटर पहले यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस रख दिया। ठीक है, ये लाइट, मतलब अब ये जो लाइट ऐसे आ रही है, अगर इस ये थोड़ी सी फैल जाएगी, और अगर ये लाइट को उधर जाते हुए समझे तो ये उधर इस तरह से कहीं ऐसे आ रही होगी, है ना। तो कहने का मतलब है, अभी आपको इससे डायग्राम बना के दिखाते हैं इस तरह से। कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा, लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज होना था इस तरह से, लेकिन ये बीच में लेंस आ गया जो कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस रख दिया गया, जिसकी फोकल लेंथ है 15। ठीक है, ये माइनस में होती है फोकल लेंथ इसकी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, अब ये लाइट यहाँ से इसकी जगह पे कहीं इधर जाके कन्वर्ज होगी, इस जगह पे कन्वर्ज होगी, तो ये बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, शिफ्ट। ये ओ हो गया तो ये ओ डैश हो गया, तो ठीक है, ये शिफ्टिंग पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओ, जिस पॉइंट पे पहले कन्वर्ज हो रही थी, उसको माना जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यू इजगल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ओवर ओ है, तो एफ इजगल टू कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस यू होता है फॉर्मूला। ये v प्लस यू होता है मिरर के लिए, ये हो जाएगा v माइनस यू, है ना। ये हो जाएगा 1/v माइनस यू। तो 1/f मतलब 1/15 माइनस का 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1/ माइनस का 15 सेंटीमीटर इजगल टू 1/v कैलकुलेट करना है। यू कितना है, प्लस का 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जब v कैलकुलेट करेंगे तो v इजगल टू आ जाएगा, v इजगल टू मिला 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो ये क्या कहते हैं, जो ये कन्वर्ज हो रही होगी, ये जो पॉइंट ओ था, ओ से ना ले, यहाँ पे कहीं ओ डैश एक पॉइंट है जो कि 30 सेंटीमीटर पे इस लेंथ से 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा है शिफ्टिंग कितनी हो रही है। शिफ्टिंग का मतलब ओ से ओ डैश के बीच की शिफ्टिंग हो। ठीक है, और डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, और ये शिफ्टिंग होगी कितनी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, 10,
और इस बार जो ये रे कन्वर्ज हो रही वो हो रही 30 पे, तो शिफ्टिंग कितनी होगी 30 - 10 = 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी एक काफी टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद नहीं करते हैं कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि सब बच्चे नहीं होते हैं जो बिल्कुल आईआईटी लेवल की पढ़ाई कर रहे होते सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आईआईटी लेवल के इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट लगाया गया था। और अब आप अगर इतना टफ क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो कॉपी चेक होगी उसमें थोड़ा-सा जो सिंपैथी बरती जाएगी, थोड़ा-सा जो मार्किंग सिस्टम होता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अगर लगाया जाएगा, तो जिनको भी टफ क्वेश्चंस मिले हैं करने को तो उनको जो नंबर है वो अच्छे ही आएँगे, परेशान मत होइए। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लिखने की कोशिश करी है और जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 20 ये तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, कई बार मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जिसको मैंने बताया था टेक्निक उस टेक्निक से किया होगा तो ये क्वेश्चन करने में मात्र उसे 1 मिनट या आधा मिनट लगा होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज़ 450 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, पहले वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मैक्सिमम वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है अगर इंसिडेंट रेडिएशन 250 नैनोमीटर है तो। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करेंगे देखिए। 450 नैनोमीटर क्या है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई 450, ये हो गई लैम्डा नॉट बोल देते हैं इसको, 450 है। तो मैंने बताया था कि आपको अगर वेवलेंथ गिवन है और एनर्जी कैलकुलेट करानी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर एनर्जी ई इज इक्वल टू 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गई वेवलेंथ थ्रेशोल्ड, एंगस्ट्रॉम में रख दीजिए, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम में रखनी होती तो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ई इज इक्वल टू आया 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई 450 और ये हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो हम लोग को लगभग मिलेगा, तो मिला लगभग 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया इसका वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन फाइ इज इक्वल टू क्या होता है एच एफ नॉट, ये एफ नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच एफ एफ को लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये होगा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबकी वैल्यू रख के तो जूल में आंसर आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड पार्ट में इसके कह रहे हैं कि अगर 250 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होती है तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकल कर आया होगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? तो हम जानते हैं अगर 250 नैनोमीटर की लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो देखते हैं पहले कितनी एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को टोटल। 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई 2500 एंगस्ट्रॉम, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। ठीक, इतनी एनर्जी इंसिडेंट हुई जिसमें से 2.75 तो खर्चा हो जाएगी बाहर निकलने में जिसे वर्क फंक्शन बोलते हैं, बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हो जाएगी 4.95 माइनस 2.75। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा आंसर जो कि लगभग 2.2 के आसपास आएगा। ठीक है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगेन आई रिपीट, ये जो क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन काफी टफ था। ठीक है, बच्चों के हिसाब से टफ होगा, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली जिसने पढ़ा होगा वो तो कर सकता है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में होने चाहिए थे, बच्चों को बताने चाहिए थे, ऐसे नहीं पूछा जाते हैं जैसे इसमें पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी आप कर सकते थे अगर किरचॉफ लॉ या फिर सर्किट थ्योरी अच्छे से करना आता है आपको। मतलब बहुत टफ तो इस क्वेश्चन को नहीं कहेंगे, हाँ, एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, तो पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं आने वाले जो ईयर में जो सीबीएसई के सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम होंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी होंगे और जो आपका अपकमिंग नीट का जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस, सेम मटेरियल का मतलब उनकी जो रेसिस्टिविटी सेम है और सेम रेडियस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एंड हैव देयर लेंथ इन द रेशियो ऑफ 2:3। लेंथ का जो रेशियो है वो 2:3 दे रखा है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी विच सप्लाई 15 एम्पियर करंट। फिर पूछा था फाइंड द करंट थ्रू द वायर्स, मतलब एक वायर ये है एक वायर ये है, दोनों कनेक्ट कर देंगे, दोनों में करंट कितनी कितनी फ्लो हो रही है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सीन देखिए कुछ इस टाइप का है कि एक तार से इस तरह से 15 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ये वायर R1, ये वायर R2। ठीक है, दोनों का रेशन R1 R2 है।
तो निकाल देते हैं जरा। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, तो R1 इज इक्वल टू होता है रो L1 बाई A1, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो हम लोग को R1 बाई R2 इज इक्वल टू मिला, R1 बाई R2 इज इक्वल टू मिला L1 बाई L2, जो कि है 2:3। ठीक, ये हम लोग निकाल लिया, R1 बाई R2 इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर करंट आई फ्लो हो रही होती है और यहाँ पे I1 और ये I2 इस तरह से डिवाइड हो जाएगी ना करंट, और ये शॉर्ट टेक्निक होती है, कई बार मैंने बच्चों को पढ़ाते टाइम बताया है, ये फॉर्मूला स्किप कर देते हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर 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 इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो ध्यान रखिएगा, अगर करंट यहाँ पे आई गिवन है, इस टाइप का कुछ कनेक्शन हो, तो अगर आपको I1 निकालना हो तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि I2 अरे सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इस I को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस रेजिस्टेंस R2 से और डिवाइड कर दीजिए R1 प्लस R2 से। ठीक है, और अगर आपको I2 निकालना है, ठीक है, तो I2 निकालना है तो यहाँ पे कर दीजिए I R1 और डिवाइड कर दीजिए R1 प्लस R2 से। इस तरह से आप I1 I2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करंट I1 निकालते हैं तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू रेजिस्टेंस कितना है R2। ठीक है, R2 यहाँ पे कर देते हैं, अपॉन में R1 प्लस R2 है ना। तो क्या करते हैं, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 15 R2 के बाद नीचे R2 कॉमन ले लेंगे तो मिला R1 बाई R2। ठीक है, +1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 कैंसिल हो जाएगा, 15 आ गया, अपॉन में R1 बाई R2 की जो वैल्यू कितनी है वो है 2/3, तो यहाँ से कर देंगे 2/3 +1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/5/3, तो हम लोग को मिला 9 एम्पियर आंसर। ठीक है, तो यहाँ से मिला 9 एम्पियर आंसर। उसके बाद अगर हम लोग निकालेंगे I2, तो I2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे R1 है ना, तो हम लोग यहाँ से R1 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा 15, यहाँ पे R1, उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, R1 कॉमन ले लिया तो मिला 1 प्लस R2/R1 मिला ना। ठीक, तो यहाँ से R2/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक, और ये R1 कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये मिला 15, यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला 1 प्लस 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 6 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग वायर में देखिए करंट निकल गई, एक में हो गई 9 एम्पियर, एक में हो गई 6 एम्पियर, यही पूछा गया था। क्वेश्चन था बहुत टफ नहीं, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन का लेवल था बस। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए पहले जरा। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये IIT 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, IIT 2001 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, और वो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जल्दी मिलेगा नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या लिखा था। मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि अगर कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में बोला गया है तो इसका मतलब होता है ये ओपन सर्किट हो गया, मतलब यहाँ कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, मतलब ये जो कनेक्शन हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला भी गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग को फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू के बीच में फाइंड करना है और ये सी पॉइंट के बीच में फाइंड करना है। ठीक है, और बोला गया स्टेडी स्टेट में है कैपेसिटर। स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह, इसका मतलब कि यहाँ से हम लोग कैपेसिटर हटा सकते हैं, मतलब कोई भी नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करेंगे कि यहाँ पे बोल दिया है कि कैपेसिटर जो है वो किस में है, स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही होगी थ्रू अ कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि करंट बड़ी बैटरी से अक्सर निकलती है, तो मान लेते हैं ये 2V जो वोल्ट का जो बैटरी है, इससे करंट आई निकल रही होगी। ठीक, आई निकलेगी, ये करंट आई निकलेगी, यहाँ तो जा नहीं सकती, करंट जाएगी सारी की सारी सीधी, यानी कि आर और ये 2R हो जाएंगे सीरीज में, यहाँ से भी करंट जाएगी आई। ठीक, तो अगर हम लोग किरचॉफ लॉ ही लगा देते हैं, यहाँ पे सिंपली चलते हैं, ऐसे चलेंगे, ऐसे लगा देते हैं, तो यहाँ V से चलेंगे, यहाँ लिखेंगे 2V, आगे बढ़े लिखेंगे माइनस का आई 2R, उसके बाद आगे बढ़ेंगे लिखेंगे माइनस का आई आर, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ये प्लस ये माइनस, अब प्लस से माइनस गए मतलब घट गए, मतलब V इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को मिला 2V माइनस V इज इक्वल टू V, और यहाँ पे मिला V इज इक्वल टू 3R, 3IR। ठीक, तो यहाँ से I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा V/3R, I मिल गया V/3R।
तो ये करंट जा रही है V/3R ऐसे। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही है, यानी कि सारी करंट जो होगी वो ऐसे जा रही है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल अगर हम 0 वोल्ट मान ले तो यहाँ का V हो जाएगा, और यहाँ का V हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2V, ठीक। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर हम लोग x बोल देते हैं इस जगह का पोटेंशियल, तो x, तो ये हो जाएगा, करंट जा रही है ऐसे, है ना, यानी कि x हायर पोटेंशियल पे, तो लिख सकते हैं x माइनस v, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, इजकल टू होता है आई आर। आई कितना है, V/3, ठीक है, V/3R ये है I, और R इंटू आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल V/3R। इसमें x इजकल टू हो जाएगा v प्लस V/3R, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 4V/3। तो x मतलब ये q जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल हो गया 4V/3, है ना। x का पोटेंशियल मिल मिल गया, p का 0 पोटेंशियल है, तो हम लोग निकाल सकते हैं Vp माइनस Vq, ठीक है। Vp माइनस Vq जो कि हो जाएगा, Vp कितना है 0 पे, Vq कितना है, वो है 4V/3, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस का 4V/3 वोल्ट। जो इसमें पूछा गया था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q क्या होगा, वो होगा माइनस का 4V/3 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हमें Q पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, टर्मिनल का पोटेंशियल पता लग गया कितना है, वो है माइनस का 4V/3, ठीक। हम यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं कैपेसिटर के बीच का, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V, और यहाँ का हो गया कितना, यहाँ का हो गया माइनस का 4V/3, ठीक है। तो दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। ये यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये है ऐसे प्लस का, ठीक है। क्यू का पोटेंशियल जो है, क्यू का पोटेंशियल है 4V/3, ठीक है। क्यू का पोटेंशियल है 4V/3। तो अब हम क्या करते हैं, क्यू का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, वो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली 4V/3 माइनस V इजिकल टू V/3। तो एक का आंसर हो जाएगा V/3, दूसरे का आंसर हो जाएगा माइनस का 4V/3। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट ये है कि अगर बैटरी, कोई भी दो बैटरी आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो रही हैं, और उन दोनों में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं गिवन है, और उनका जो बीच का जो ईएमएफ है वो अलग अलग है, तो जो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ जो निकालते हैं हम लोग, ये इनडिटर्मिनेंट होता है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो ये गिवन था ईएमएफ 2V इनका कोई, इनके बीच का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होता है ना, तो हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन नहीं गिवन है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको दिखा देते हैं नोट्स में। ये देखिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, देखिए क्या लिखा है। व्हेन टू सेल ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then equivalent EMF is indeterminate. Note that the connecting a wire with a cell but no resistance is equivalent to a short circuit. Therefore, the total current will be joining will be infinity. तो यहाँ पे जो बैटरी है इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ वो इनडिटरमिनेंट है। तो अब लेकिन जो हम लोग के फिगर में जो यहाँ पे एक आर गिवन है, अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर गिवन है उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके लगा दें, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 होता है, तो फॉर्मूला होता है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। इस टेक्निक से अगर करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के भी उस वाले न्यूमेरिकल को, तब भी आंसर आएगा 4V/3 एंड V/3, है ना। तो जो जो मेथड आपको दिखाया है इस तरह से करना है, तो वो ज्यादा फिट बैठ रहा है। चैट जीपीटी में तो उल्टे सीधे आंसर मिल रहे हैं, कभी उल्टा सीधा किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में भी शायद गलत क्वेश्चन हो तो इसके नंबर आपको मिले, लेकिन ऐसा श्योर नहीं है। आप अगर किसी टीचर के कांटेक्ट में होंगे तो उनसे ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है। जो भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, चांसेस है कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसको क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका 2 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे एरर लग रही है, क्योंकि जो बैटरीज हैं ये
वी और ये 2V को आपस में इन लोगों को कनेक्ट करना चाहिए था अपोजिट पोलैरिटी में, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं गिवन है। या तो फिर ये जो R और 2R इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होंगे तो हम लोग इक्विवेलेंट बैटरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लगा देंगे। तो यहाँ से V को 2R से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2VR, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2VR और डिवाइड कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस 3R से। तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, यहाँ मिल जाएगा 4V/3 आंसर, ठीक है। 4V/3 मतलब यहाँ पे एक इक्विवेलेंट बैटरी लग गई है 4V/3 की, ये 4V/3 और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कितना 3R और यहाँ पे इस तरह से एक बैटरी लगी है V की और ये ओपन सर्किट है इस टाइप का, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब इन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब ये जो है टर्मिनल है, ये टर्मिनल 0 वोल्ट पर, तो ये टर्मिनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4V/3 पर। और कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही, तो मतलब ये टर्मिनल जो Q है वो भी हो जाएगा 4V/3 पर। और ये टर्मिनल 0 पे है तो ये टर्मिनल V पे हो जाएगा, तो V और ये जो 2 पॉइंट के बीच में पूछ रहे हैं जहाँ कैपेसिटर लगा है, तो वहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वहाँ सिंपली हो जाएगा 4V/3 माइनस V इज इक्वल टू V/3, ठीक है। तो ये मान के चल सकते हैं हम लोग कि जो आपको ये सॉल्यूशन दिया है, ये 99.9% ये सही सॉल्यूशन है। और आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं किसी भी टीचर से। और चैट जीपीटी में जो भी इसका सॉल्यूशन दिया है वो सही नहीं है, आपका इसका मैं स्क्रीनशॉट देके स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, उनको उसको आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे, आप लोग कह रहे थे कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए सर, तो वो भी करा दूँगा। और अगर केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट अच्छा एनालिसिस हो गई, तो वो मैं एग्ज़ाम से पहले-पहले उसका वीडियो डाल दूँगा।